वेलकम टू शुभमी क्लासेस दोस्तों। और देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 इसका मैथ का सॉल्यूशन। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पहले n सम संख्याओं का योग का सूत्र क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपकी मैं 3 चीज़ें क्लियर करूँगा। अगर पहली विषम संख्याएं हों, ठीक है, पहली n विषम संख्या यानी कि n नंबर तक, n मतलब आपको पता होना चाहिए कोई भी नंबर लास्ट में हो सकता है, जैसे 1, 3, 5 ऐसे n नंबर तक जा रही हैं, ठीक है। अगर बोले पहली n विषम संख्याओं का सूत्र तो आपका होता है n स्क्वेयर, ठीक है, उनका योग, यानी कि जो लास्ट का आपका नंबर होगा विषम संख्याओं का, अगर आप उसका स्क्वेयर कर देंगे तो इनका योग आ जाएगा। पहली बात ये क्लियर हो गई। अच्छा, अब बोलेगा पहली n सम संख्याओं का सूत्र, जैसे हमको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, सम संख्या यानी कि 2, 4, 6, 8 ऐसे ही करते करते n नंबर तक जा रही हैं, ठीक है। n मतलब कि जो लास्ट टर्म है वो वाली बात। तो पहली n सम संख्याओं का अगर सूत्र निकालना हो तो वो होता है n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, यानी कि जो लास्ट की संख्या है उसमें एक और जोड़ के हम उसको गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल 21 तथा 28 प्राप्त होता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिएगा, ऐसा अगर आपके पास कोई प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, ये जो दो शेषफल प्राप्त हुए हैं, ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए सिंपल कोई प्रश्न आता है कि किसी संख्या को 33 से भाग देने पर शेषफल 21 आ रहा है, तो उसी संख्या को 33 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल हमारा 21 ही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि दोनों 33 और 33 सेम ही हैं। बट यहाँ पर आपको दे रखा है दोनों दो अलग अलग संख्याएँ हैं और उनके दोनों के अलग अलग शेषफल दे रखे हैं। ऐसे केस में आपको क्या करना है, इन दोनों शेषफल को जोड़ देना है, जो कि कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। और उस जो शेषफल है उनका उसको हम 33 से भाग करेंगे, तो 33 से कम 33 यहाँ पे कितना आएगा 16, और ये 16 जो है ये शेष बचेगा और ये आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट है। 33 देखते हैं। दो संख्याओं का लेस है 225 है तथा उनका मैस है 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट अटैम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन है कैसे अटैम्प्ट होगा आपका होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है, नीचे होगा आपका फर्स्ट एंड गुणा सेकंड संख्या, ठीक है। बस ये आपको इतना याद रखना है डायरेक्ट। एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना है, एलसीएम है आपका 225, एचसीएफ है आपका 5, एक संख्या आपकी 25 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है जिसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। 25 से कम 5 पंजे 25, 5 से कैंसिल करेंगे तो कितने बजाएगा ये आपका 5 चौके 20, ठीक है, और 5 पंजे 25, 45 जो है वो आपका राइट आंसर होगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 34। एक संख्या का 1/4 उसके 1/7 से 24 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। माना मैंने वो संख्या x, ध्यान से देखिएगा, x का 1/4 कितना होगा, x/4 होगा, उसके यानी कि x के 1/7 यानी कि x/7 से 24 अधिक है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 24 है, यही तो आपसे बोला है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, इनका आप एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेके कर सकते हैं, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7x माइनस 4x और नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 7 चौके कितना हो गया 28 और यहाँ पे हमको दे रखा है 24। क्लियर हो कितनी बात। अभी 28 इधर जाके 24 में गुणा होगा तो यहाँ पर कैंसिल करके कितना बचेगा 3x इज इक्वल टू 28 इंटू 24, 3 से 3 अठे 24, तो देखिएगा 8 अठे 64, हासिल 6, 8 दूनी 16 और 4 8 दूनी 16 और 6 22, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा 224, जो कि ऑप्शन सी में अवेलेबल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना है। तो देखिएगा ऐसे प्रश्न के आपको मैं स्पेशल वीडियो दे चुका हूँ, ये प्रश्न मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 के पहले 15 गुणज लिखेंगे आप, 3, 6, 9 ऐसे ही करते करते 3 के पहले 5 गुणज कौन से होंगे, लास्ट में आएगा 15, 3 पंजे 15। अगर आपको इनका औसत निकालना हो तो आपको पहले देखनी होगी ये सीरीज़ किस टाइप की है। आपको दिख रहा है इन सभी के बीच में 3 का अंतर है क्योंकि 3 के गुणज हैं। तो जब भी किसी भी सीरीज में डिफरेंस सेम हो और हमको औसत निकालने को बोले तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या को आप जोड़ देंगे, 15, 3, 18, और इसको आप 2 से भाग कर देंगे 9, और ये आपका आंसर होगा औसत, ठीक है।
जैसे मैं एक संख्या ले लूँ 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए 7 तक रेडी संख्या है। अगर आपको मैं बोलूँ इनका औसत निकालो, तो आप देख रहे हैं इनके बीच में सब में एक एक गैप है, यानी कि सब में गैप समान है। औसत कितना होगा? 7 और 1 8, और इसको आप 2 से भाग करेंगे तो 4 आंसर आएगा, है ना। तो उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा 36। पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिएगा, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, अब यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, तो ये होगी आपकी वर्तमान आयु, जिसको मैं बीच में लिखता हूँ हमेशा 4:1। आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है, बिना एक्स और वाई के। तो देखिएगा, पिता और पुत्र की, यानी कि ये है फादर और ये है सन, इनकी आयु का अनुपात है 4:1, और इनकी आयु का गुणनफल आपको दे रखा है 196। तो देखिएगा, ये रेशो में है, तो इसको हम एग्जैक्ट बनाने के लिए 4x इंटू 1x यानी कि x लिख सकते हैं, है ना। अगर मैं इसका गुणनफल कर दूं, यानी कि ये भी इनकी एज हो गई एक तरह से, अगर मैं इनका गुणनफल कर दूं तो यहाँ पे कितना होगा हमारा 5x, यहाँ पे होगा हमारा 4x², ठीक है। और यहाँ पे गुणनफल हमारा 4x² आया है, यहाँ पे हमको गुणनफल दे रखा है 196। दोनों बराबर हो गए, 4 से कैंसिल कीजिए, 4 चौके 16, 4 निमे 36, ठीक है। x² की वैल्यू है 49, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 7 आ जाएगी। अब x की वैल्यू आ गई आपके पास 7। 5 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिएगा, 7 को मैं 4 से गुणा करूँगा, 7 को मैं x से गुणा करूँगा, क्योंकि x की वैल्यू 7 है। तो 7 चौके कितना होता है? यहाँ पे मैं कर देता हूँ 28, 7 एकम 7। तो ये आई है आपकी प्रेजेंट एज, वर्तमान की एज। आपको बोला है 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 5 जोड़ दीजिए। 28 में 5 जोड़ेंगे 33, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, कैंसिल करेंगे, 3 चौके 12 और 3 से 11, तो 11:4 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपके सामने है ऑप्शन ए में 11:4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। चीनी के भाव में 20% कमी हो गई, अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपसे पूछेगा प्रारंभिक मूल्य, या फिर आपसे पूछेगा अब का मूल्य, ठीक है, जो अब मूल्य हुआ है 20% कमी होने के बाद। तो देखिएगा, पहले मैं आपको बताऊंगा अब का मूल्य, क्योंकि वहीं से हम प्रारंभिक मूल्य ही निकालेंगे। अगर आपको बोले अब का मूल्य निकालने का हो, तो आप कैसे करेंगे? जो प्रतिशत दे रखा है आपको 20%, तो यहाँ पे हो जाएगा 20% को आपको ऐसे ही लिख देना है। अगर यहाँ पे कमी हो रही है चाहे ज़्यादा हो रहा हो, आपको सेम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे होगा 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है, और ये ग्राम है। आपको क्या करना है? इसको किलोग्राम में बदलना है, क्योंकि प्रति किलोग्राम चीनी का भाव पूछा है। तो 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1/2 होगा, क्योंकि 500 ग्राम है और इसको हम 1000 से भाग करेंगे किलोग्राम बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा 1/2। तो 2 यहाँ से नीचे से हट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये आएगा अब का मूल्य, ये आपको ध्यान रखना है। हमको पूछा है प्रारंभिक मूल्य, तो वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे देखते हैं। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ठीक है। 36 दूनी कितना होता है? 72। अगर मैं 72 को 5 से भाग करूँ तो 5 एकम 5, बच गया 2 और 2, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 14.4 जो है वो अब का मूल्य आया है। कब का मूल्य है? अब का मूल्य। अब आपको बोला है प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य निकालने को, तो देखिए 14 किलोग्राम जो है वो अब का मूल्य है। इसको मैं रफ करता हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर आपसे अब का मूल्य होता तो वो आपका आंसर होता। तो देखिएगा, प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए 14.4 आपका है अब का मूल्य, ठीक है। और ये 14.4 मूल्य क्यों है? क्योंकि आपको 20% की हानि हो रही है, तो 20% की हानि को मैं 80 लिखूँगा। आपसे बोला है प्रारंभिक मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू, जो कि हमको निकालनी है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 1440/80 इंटू एक्स, 0 से 0, ठीक है। 8 एकम 8, और यहाँ पे हो जाएगा 8 8 64, तो 18 रुपये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 38। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, हानि प्रतिशत क्या होता है? लॉस इंटू 100/CP, यानी कि क्रय मूल्य। तो लॉस कितने का हुआ है? 5 से 4 में बिकी है तो 1 का लॉस हुआ है। 1 को मैं क्या करूँगा? गुणा 100 करूँगा, ठीक है। और CP हमारा कितना है?
क्रय मूल्य हमको दे रखा है रेशो में 5, तो 5 से हम भाग कर देंगे। सीधी सी बात है, यहाँ पे 20% जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, 10% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं? तो देखिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 100। ओके, अगर आपने इसमें 10% का बट्टा दिया तो वो संख्या आपके पास 90 हो जाएगी, है ना, क्योंकि 100 का 10 होता है 10। अगर मैं बोलूँ इसमें 5% का और बट्टा दिया है फिर से, तो 90 में 5% और, अब 90 का 5% क्या होता है? 4.5 होता है। तो 4.5 में अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ पे हो जाएगा 65.5। वेट, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 85.5। ठीक है, इतनी चीज़ सबको क्लियर हो गई। अब देखिएगा, पहले संख्या थी 100, फाइनली कितनी हो गई है? 85.5 हो गई है ना। तो कितने का उसने बट्टा दिया है? 14.5 का उसने बट्टा दिया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। क्लियर है गाइज? उम्मीद करूँगा सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 40। 0.2 और 0.32 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो मध्यानुपाती का सूत्र आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है √AB। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम यहाँ पे। तो देखिएगा, 0.2 को हम 2/100 लिख सकते हैं, है ना, इंटू 32। 0.32 को हम लिख सकते हैं 32/100, और ये सभी के सभी क्या है? अंडर रूट में है, क्योंकि √AB इसका सूत्र है। तो देखिए 32 दूनी कितना होता है? 64 होता है, और इसको हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ये क्या है? अंडर रूट में है। तो देखिएगा, जो 64 है वो 8 का वर्गमूल होगा, 64 का वर्गमूल 8 होगा, और 10,000 का वर्गमूल कितना होगा? 100 होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 0.08 जो है वो आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 41, 25 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? तो देखिए, इसको करने के बहुत सारे मेथड है, n नंबर्स ऑफ मेथड हैं। ठीक है, बट मैं आपको सिंपल तरीके से सोल्व कराऊंगा। देखिए, अगर आपके पास बोले कि 2 साल का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2-1 यूज़ कर सकते हैं, ये ट्रिक है। ठीक है, 3 साल के लिए होता है 3-3-1। ये मैं समझाऊंगा आपको कैसे होगा। ठीक है, 3 साल वाला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर हमको सोल्व करना पड़े तो हम सोल्व भी करेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा, जो 1 होगा लास्ट में, ये हमारा क्या होगा? अंतर होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये हमारा क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, पर जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर सिंपल से सोल्व करते हैं। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पर वो लंबा हो जाएगा कि पहले 2500 का 4% ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालो, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, फिर इन दोनों का अंतर निकालो। बहुत लंबा हो गया ना। अब देखिए, 4% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो 1/25 होता है फ्रैक्शन। ओके, अब 1/25 को मेरे को क्या करना है? 2500 से गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद ये हमारा बनेगा 100। तो इस 2 के ऊपर मैं लिख देता हूँ 100। ठीक है, अब ये जो 100 है, इसको फर्दर हम 1/25 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 25 चौके 100, यानी कि यहाँ पे 4 आ गया। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। 4 जो है आपका ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी में। ठीक है, थोड़ा सा और डाउट क्लियर करता हूँ। अगर आपको बोले चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को, तो इस 2 को आपको क्या करना है? 100 से गुणा करना है, 200 हो गया। इस 1 को आपको 4 से गुणा करना है, 4 हो गया। और मैंने क्या बोला था? अगर हम इनको जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, कितना होगा? 204। ठीक है, ऐसे आप 3 साल वाले में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 100 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, फिर आप फर्दर 4 को जो है 1/25 से करेंगे। यहाँ पर जो आएगा इनको आप मल्टीप्लाई करिए और फिर आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और जो ये लास्ट में 1 होता है, ये आपका डिफरेंस होता है, जो कि हमारा आया है 4। क्वेश्चन नंबर 42, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 550 मीटर के प्लेटफार्म को 44 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति क्या होगी? तो देखिए, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करे तो वो अपने साथ साथ प्लेटफार्म की लंबाई को भी पार करती है, यानी कि दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाती हैं। तो देखिएगा, 300 मीटर लंबी है, 550 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 850 हो गया। ठीक है, हमको बोला है ट्रेन की गति यानी कि स्पीड, और स्पीड का सूत्र होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 850 है टोटल, टाइम हमको दे रखा है 44 सेकेंड। तो बस देर किस बात की, आपको कैंसिल ही तो करना है। ठीक है, तो कैंसिल कीजिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप कैंसिल करेंगे
तो 2 से काटेंगे, 11 दूनी कितना हो गया, 22 हो गया। ओके, यहाँ से करेंगे, यहाँ से 11 पे जाएगा नहीं है ना, और इसका आंसर जो आपका अप्रोक्सीमेशन में आएगा, क्लियर आंसर नहीं आएगा। 2 से कर देता हूँ मैं, 2 से आ गया 22, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर इसको मैं किससे करता हूँ, 22 से काटता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा 22 एकम 22, राइट है इतनी बात। तो यहाँ पे कितना बच गया आपका, तो यहाँ पे देखिए 19 पॉइंट समथिंग जो है आपका आंसर आएगा, ठीक है। 19 पॉइंट कुछ आपका यहाँ से आंसर आ रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेशन में आपका 20 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी एग्जाम में आ जाते हैं जिसमें अप्रोक्सीमेशन में आंसर लगाना होता है, जो आपका सबसे नियरेस्ट होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 43, सोनू मोनू की तुलना में 2 गुना अच्छा काम करता है तथा वे दोनों मिलकर काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, तो सोनू अकेला उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो देखिएगा सोनू है, यहाँ पे है मोनू। आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो वर्क होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, यानी इन दोनों का गुणनफल जो है वो कार्य होगा। तो सोनू मोनू की तुलना में 2 गुना अधिक कार्यकुशल है, 2:1 जो है वो क्या है, इनकी एफिशिएंसी आ गई, 2 गुना कार्यकुशल है भाई। वे दोनों मिलकर कार्य को 14 दिन में कर देते हैं। तो देखिएगा अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं, क्योंकि दोनों मिलकर बोला है, इन दोनों का टोटल हो गया 3, ठीक है। कार्य को 14 दिन में कर रहे हैं तो 14 लिख दिया। अगर मैं 14 को 3 से गुणा कर दूं, यानी कि एफिशिएंसी है 14 दिन है, यानी कि टाइम है, एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या हो गया 42, ये हमारा हो गया वर्क। चीज़ समझ में आ गई यहाँ पे इतनी आपको। तो देखिएगा आपसे पूछा है सोनू अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, काम है हमारा 42, सोनू की एफिशिएंसी हमारी 2 है, तो 2 को यहाँ पे 42 से भाग करना है, 21 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, घन के विकर्ण का सही सूत्र क्या होगा। तो घन का विकर्ण का सही सूत्र क्या होता है, √3a होता है। a यानी कि भुजा कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a² होता है, ठीक है। घन का आयतन होता है a की क्यूब। तो सभी चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। लास्ट है 6√3 भुजा वाले एक समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा समषटभुज है, यानी कि उसकी सभी की सभी भुजाएं बराबर हैं, और अगर सम बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला होता है √3/4a²। और यहाँ पे षटभुज है तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से गुणा भी कर देंगे, षटभुज का क्षेत्रफल हो गया सम षटभुज का, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको कितनी, ओहो वेट, देखिएगा 6√3/4, ठीक है। और a हमको दे रखा है 6√3, तो हमको 6√3 का स्क्वायर करना है। तो देखिए 6√3 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 36 गुणा 3, ठीक है, 36 गुणा 3 आपका बनेगा, करेक्ट है इतनी बात। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 निम में कितना होता है, 36 होता है, 9 तिया 27, और 27 को अगर आप 6 से करेंगे तो 7 6 कितना होता है 42, हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16, 162√3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। तो ये आपका था सेट नंबर 5। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।